हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अपनी दूसरी किताब भारत की खोज का अध्ययन शुरू करेंगे। इसमें हम दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था अहमदनगर का किला, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड था, एक अतीत का भार और अतीत का दबाव। ये किताब जो है जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये किताब उन्होंने अहमदनगर का किला, वहाँ की जेल में जाकर लिखी थी। उन्होंने ये किताब लिखी है अपने भारत को तलाशने में, आखिर भारत है क्या। तो हमने पिछली बार 2 पार्ट पढ़े थे, अतीत का भार और अतीत का दबाव। आज हम अध्याय 2 में अपनी तलाश, जिसका नाम है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे भारत। ये भी तलाश जो दूसरा अध्याय दिया गया, ये भी आपका 6 पार्ट में डिवाइड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जिसका पहला पार्ट है भारत के अतीत की झांकी। तो देखते हैं हम। बीते हुए सालों में मेरे मन में केवल भारत ही भारत बसा रहा। जो साल उन्होंने अपने गुजार दिए, तो उसमें क्या भारत, केवल ये भारत है क्या, उनके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर ये भारत है क्या। तो वही उनके मन में भारत ही भारत बसा रहा। इस बीच में लगातार उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हमारी कोई क्रिया होती है, उसके विपरीत हमारी कोई प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसे ही भारत को समझने के प्रयास में उनके मन में जितनी भी क्रियाएं हुई, तो उसके क्या प्रतिक्रिया उनकी आती रही कि अगर एक क्वेश्चन उनके मन में उठा है, तो वो क्वेश्चन उनके मन में क्यों आया। आखिर भारत को समझते समझते उनके मन में कोई भी प्रश्न क्यों आया, तो उसके प्रति उसकी जो भी उनके मन में विचार आते रहे, वो उसी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते रहे। मैंने बचपन की ओर लौटकर यह याद करने की कोशिश की कि तब मैं कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस सोच ने कैसा धुंधला रूप ले लिया तथा मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। अब देखिए यहाँ पर वो अपने बचपन में लौट गए कि बचपन में जब वो छोटे थे, तो उनके मन में भारत के प्रति क्या विचार चल रहे थे, चल भी रहे थे या नहीं चल रहे थे, वो कैसा महसूस कर रहे थे। ऐसे उन्होंने अपने आप खुद को भी तलाशना शुरू किया कि मेरे मन में ये विचार कहाँ से आया। तो उन्होंने अपने बचपन में जाने की कोशिश की। तो हमें कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम अपनी जो है बचपन की यादें हैं या कुछ समय पहले की यादें हैं, उनको जो है तलाशते हैं। तो तलाशते तलाशते कि कुछ बातें हमें बिल्कुल साफ याद रहती हैं, कुछ बातें हमें धुंधली धुंधली सी याद रह जाती है। जो एक कभी वाकया होता है, जो घटना घटी होती है, तो वो हमें बिल्कुल स्पष्ट याद होती है, लेकिन जो रोज़मर्रा की बातें हैं वो हमारे माइंड में जो है धुंधली धुंधली सी रह जाती हैं। तो ऐसे ही उनके मन में जो भी बातें उन्होंने सोची बचपन की, तो वो क्या धुंधली धुंधली उन्हें याद आई अब, तथा मेरे ताज़ा अनुभव ने उन्हें कैसे संवारा था। तो जो उनकी जो धुंधली धुंधली यादें थी, जो उन्हें याद आई, तो उनको जो प्रेजेंट टाइम में वो उनके दिमाग में कैसे फिट हुई और कैसे उन्होंने आगे सही मतलब से जाना या समझा। फिर आगे देखते हैं, आखिर यह भारत है क्या। अतीत में यह कौन सी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति और गौरव को कैसे खो दिया। क्या उसने इस शक्ति को पूर्णतः खो दिया है। इतनी विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व के साथ उसका तालमेल किस रूप में फिट बैठता है। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, क्या है, ये एक क्वेश्चन के रूप में उन्होंने आपको यहाँ पर बताया है। जो उनके क्वेश्चन दिमाग में आए थे, उनको वहाँ इस पैराग्राफ में उन्होंने दर्शाया। जैसे पहला आप देखिए कि आखिर ये भारत है क्या। जो सबसे मेन क्वेश्चन उनके दिमाग में था कि ये भारत है क्या, उसे समझना है। अतीत में ये कौन सी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, इसमें कौन सी विशेषता थी जो ये सबसे अच्छा जाना जाता था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति और गौरव को कैसे खो दिया। अच्छा, जब ये अपनी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, तो उसने अपनी प्राचीन शक्ति और गौरव को कैसे खो दिया, ये कैसे गुलाम बन गया। क्या उसने इस शक्ति को पूर्णतः खो दिया था।
और जो उसके अंदर इतनी सारी विशेषता थी, शक्ति थी, उसको पूरी तरीके से खो दिया था। इतनी विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। अब देखिए जनसंख्या में भारत आगे है, तो ऐसे ही इतनी सारी जनसंख्या है, उसके अलावा क्या उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे आज भी उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम ये सोच रहे कि उस टाइम उसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व के साथ उसका तालमेल किस रूप में फिट बैठता है। आधुनिक जो भी अब भारत जो भी जब भी ये वो सोच रहे हैं ये बातें, तो उस टाइम के और पिछले टाइम को उन्होंने मैच किया, क्या उसके साथ तालमेल जो है, जो पहले था जो अब है, वो क्या एक दूसरे के साथ फिट बैठता है। तो ये इतने क्वेश्चन उनके दिमाग में आए। अब इन्हीं के साथ आगे सारा का सारा जितने भी पार्ट हैं, इन्हीं के साथ अतीत के द्वारा अतीत में झांकते हुए उन्होंने सारे के सारे आगे पार्ट लिखे हैं। पहले हम देखते हैं भारत मेरे खून की एक एक बूंद में रचा बसा था। अब हम भारत में रहते हैं, जैसे हम भी, हमारे खून में भी एक एक बूंद में क्या है, भारत है। ऐसे ही नेहरू जी ने अपनी बातों को कहा है, भारत मेरे खून की एक एक बूंद में रचा बसा है। इसके बावजूद मैंने उसे एक आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। अब क्या हो, इसमें उन्होंने बताया है कि अब उन्होंने पहली लाइन में लिखा है कि खून की एक एक बूंद में रचा बसा है, यानी कि वह उसके अपनी भारतीय होने की उसको दर्शा रहे हैं। लेकिन फिर क्या उन्होंने आलोचक क्रिटिसिज्म जो कहते हैं, तो वो उन्होंने आलोचक की नज़र से उन्होंने देखा कि मैं देखूं कि ये भारत है क्या। जब तक ये क्रिटिसाइज वाली बातों से नहीं देखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। एक ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के कई अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ जो जो उनका प्रेजेंट टाइम चल रहा था वो, और पिछले कई जितने भी हमारे इतिहास की चीज़ें हैं, तो उनको अतीत के कई अवशेष, जैसे हम कोई भी चीज़ अब हमें खुदाई में मिलती है या कहीं हमें दीवारों पे चिन्ह गुदाई में मिलती है, कुछ भी हम ऐसे अवशेष को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। कुछ हद तक मैं उस पश्चिम के रास्ते से होकर गुजरा था। मैंने उसे उसी दृष्टिकोण से देखा जैसे किसी पश्चिम मित्र ने देखा हो। मैं यहाँ पर भी वो आलोचक के रूप में भारत को देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भीतर शंकाएं निरंतर सिर उठा रही थीं। वो जिधर जिधर भी जा रहे थे, क्या था वो उस चीज़ को समझने के लिए उनके मन में डाउट्स जो थे वो लगातार उनके मन में पनप रहे थे। क्या मैंने भारत को अच्छी तरह से जान लिया था कि इतना टाइम हो गया उनको भारत में रहते रहते, और इतना घूमे हैं, इतना जाने हैं, समझे हैं, फिर भी क्या उन्होंने भारत को इस तरीके से जान लिया था। मैं जो उसके अतीत की विरासत के एक बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन यदि भारत के पास यह सब नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, लेकिन यदि भारत के पास वह सब नहीं होता, जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जिस रूप में आज है। वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान अपने इस रूप में बनाकर कदापि नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था। अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि उसके हमारे भारत क्या है, भारत में जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें, जितना प्राचीन इतिहास भारत का है वो कहीं का भी नहीं है। तो उसी इतिहास को लेकर उन्होंने जो आगे बात कही है कि भारत के पास बहुत कुछ ऐसा है जो जीवंत और टिकाऊ है और जो सार्थक है। भारत का वजूद भी उन्हीं से है। आज वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान अपने इस रूप में बनाकर कदापि नहीं रख सकता था। अगर वही सब नहीं था तो क्या वो अपनी पहचान बनाकर रख सकता था? नहीं रख सकता था। वो भी क्वेश्चन था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? वही विशेष, भारत के बारे में विशेष आखिर क्या था, वह भी उनके मन में जन्म ले रहा था। आगे देखते हैं हम। मैं भारत के उत्तर पश्चिम भारत में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। अब क्या उत्तर पश्चिम से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, तो क्या सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़े
पाए खड़े थे। मेरे चारों ओर उस प्राचीन नगर के घरों गलियां बिखरी पड़ी थी जिसका समय 5000 वर्ष पूर्व बताया जाता है। इतने अतीत में गए हैं नेहरू जी, देखिए 5000 वर्ष पूर्व के अतीत में गए हैं। साथ ही इसे एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता भी कहा जाता है। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का मुख्य कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक सभ्यता का आधार भी है। यह विचार निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई सभ्यता या संस्कृति इस प्रकार 5000 वर्ष, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको इसमें शायद फ़ोन में दिखाई ना दे, बट अपनी बुक में देखिएगा कि कोई सभ्यता या संस्कृति इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी लगातार विकासमान और परिवर्तनशील रहकर। आगे देखते हैं। ग्रीस, फारस, अरब, मिस्र, चीन, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। हालांकि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह जरा भी हिला नहीं। आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब इसमें देखिए कि हमने जो भी ये ऊपर नाम दिए पढ़ाए हैं आपको अभी, ग्रीस, फारस, अरब, मिस्र, चीन, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोग उसका बराबर निकट संपर्क रहा। हालांकि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं उनसे प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह जरा भी नहीं हिला। अब यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि हम भी दूसरे की जो संस्कृति होती है, दूसरे देशों की जो, हम भी उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति जो है दूसरे को इतना ज़्यादा प्रभावित कर देती है कि वो खिंचा चला आता है भारत की ओर, भारत को घूमने भारत में या कुछ भी। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया है कि हमारी जो संस्कृति थी, संस्कृति का आधार था, वह इतना मजबूत था कि वह जरा भी नहीं हिला। आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या है, यानी कि इतिहास में ऐसा क्या रहा जो कि वो अपनी उससे बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने भारत के इतिहास को उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों का अध्ययन किया। अब उन्होंने क्या किया कि भारत के इतिहास और उसके प्राचीन साहित्य मतलब जो भी लिखे हुए हैं, जो कि हमारे इतिहास में जितने भी, हमें इतिहास का पता कैसे चलता है, हमें किताबें मिलती हैं, उसकी किताबों से ही तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पिछले जो इतिहासकार थे वो क्या साथ के साथ कुछ लिखते गए, या किसी ने बाद में पूरा इतिहास लिखा, किताबें लिखी, जिससे हमें अपना जो है इतिहास पता चलता है। ऐसे ही मैंने भारत के इतिहास और उसके प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों का अध्ययन किया। मुझ पर भाषा की स्पष्टता, विचारों की तेजस्विता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। अब मुझ पर भाषा की स्पष्टता, अब वो भाषा इतनी स्पष्ट लिखी हुई थी कि उनके ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा। विचारों की तेजस्विता, यानी कि जो उसके जिस विचार से लिखा गया था, उसकी जो तेजस्वीपन था, वो भी उसने भी उनको बहुत प्रभावित किया। और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने, यानी कि जो सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, कि जो सक्रिय मस्तिष्क था, जिन्होंने पूरा सक्रिय होकर उस पूरे इतिहास को लिखा, उसकी समृद्धि ने भी उनके ऊपर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन साहसी यात्रियों के साथ पूरे भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिम तथा मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की एक लंबी दास्तान छोड़ गए थे। अब यहाँ पर क्या, उन साहसी यात्राओं की, जो भी हमारे भारत में आए थे, जो भी, तो उन्होंने क्या, उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने क्या किताबों में लिखा था, दर्शाया था कि भारत कैसा है। तो जो भी जहाँ से आए थे, जैसे चीन, पश्चिमी तथा मध्य एशिया से आए थे, तो उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किताबों में लिखा था, छोड़ गए थे किताबों में,
तो उन्होंने वही किताबें पढ़नी शुरू की। ऐसे ही मैं पूर्वी एशिया, बोरोबुदूर, अंगकोर और बहुत से स्थानों पर भारत की उपलब्धियों के विषय में सोचने लगा। अब उन्होंने क्या कि पूर्वी एशिया, बोरोबुदूर, अंगकोर और बहुत से स्थानों की भारत की उपलब्धियों से ही क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर कि मैंने पूर्वी एशिया, बोरोबुदूर, अंगकोर और बहुत से स्थानों पर भारत की उपलब्धियों के विषय में सोचने लगा था। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुरानी दंत कथाओं और मिथकों के साथ निकट संबंध है। अब वो हिमालय पर भी घूमने गए जहाँ उनकी जो कथाएं पढ़ रही हैं और जो उन्होंने बातें सुनी हैं उसके साथ उनका गहरा संबंध है, और जिसने हमारे साहित्य और विचारों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। जो साहित्य, हमारी किताबें लिखी गई हैं और विचार जो भी हैं उनको बहुत हद तक उन्होंने प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने तथा कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित किया। अब नेहरू जी को जो है पहाड़ों से बहुत प्रेम था, वो पहाड़ों पर अक्सर जाया करते थे, वो इसीलिए उन्होंने, और फिर कश्मीर से उनका रिलेशन था, तो इसीलिए पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने तथा कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के विस्तृत मैदानों में बहने वाली भारत की अनेक नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के विस्तृत मैदानों में बहने वाली भारत की अनेक नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं से अवगत कराया। अब क्या कि पहाड़ों को उन्होंने जानने की कोशिश की, पर्वतों पर गए तो क्या वहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ थीं वो उन नदियों ने उन्हें आकर्षित किया और क्या इतिहास के अनगिनत पहलुओं से अवगत कराया। सिंधु या इंडस, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान और इंडिया। ये जो इंडस है, हमारा जो इंडिया नाम पड़ा है वो इंडस नदी के ऊपर ही पड़ा है, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, फौजें और काफिले आते रहे हैं। ब्रह्मपुत्र, इतिहास की मुख्य धारा लगभग पूरी तरह कटी हुई है। अब ये दो नदियाँ सबसे पहले मेन थी, एक इंडस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी यहाँ पर जिक्र है, जो कि इतिहास में इन्हीं दो नदियों का मेन रूप से जो है, जिसे कहते हैं रोल है, वो है। तो इतिहास की मुख्य धारा के लगभग पूरी तरह कटी हुई हैं, लेकिन पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती हैं और फिर जंगलों और पहाड़ों से भरे मैदान के मध्य शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती हैं। अब देखिए यहाँ पर इतिहास की मुख्य धारा से लगभग पूरी तरह कटी हुई हैं, लेकिन पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती हैं। अब क्या इन्होंने कहा है कि नदी ने खुद मार्ग बनाया है। कितने सालों से, कितने टाइम से ये नदी बह रही है कि जगह जगह से अपना रास्ता किसी ने बनाया नहीं है, खुद बनाती हुई, यानी कि खुद लगभग पूरी तरीके से जगह जगह को बीच से काटती हुई, दरारों से मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती हैं और फिर जंगलों और पहाड़ों से भरे मैदान के मध्य शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती हैं। यमुना, जिसके चारों ओर उत्सव, नृत्य और नाटक से संबंधित ना जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। अब क्या यमुना नदी का नाम आते ही क्या श्री कृष्ण की याद आती है। श्री कृष्ण जिनकी कई लीलाएं जो हैं यमुना नदी के किनारे हुई हो, चाहे वो कालिया नाग जो है उसको, या कोई अपना खेल खेलना है या कुछ भी, वो उनकी सारी कथाएं याद आती हैं। तो उन्हीं कथाओं का शायद यहाँ पर जिक्र है। नृत्य और नाटक से संबंधित न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। भारत की नदी गंगा इन सबसे बढ़कर है, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। गंगा नदी आपने
कितनी भी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी या कोई इतिहास का अपना कोई सीरियल देखा होगा या इतिहास की कोई भी किताब पढ़ी होगी, ग्रंथ पढ़ा होगा, कुछ भी होगा, तो गंगा नदी नाम ऐसा है कि पता नहीं कितने टाइम से हम सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, लोगों से सुनते चले आ रहे हैं। तो सबसे पुरानी नदी जो है क्या है? गंगा नदी। तो हमारा जो भारत का जो इतिहास कहेंगे जिसे हम, जहाँ से शुरू हुआ है, तो शुरू से ही ये गंगा नदी रही है और लोगों ने सुना है और उसके सबके हृदय पर राज किया है और लाखों लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। शायद ही कोई गया होगा जो कि गंगा नदी के तट पर नहीं गया होगा। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गंगा की गाथा भारत की संस्कृति और सभ्यता की कहानी है। प्राचीन यानी कि पहले से लेकर और आधुनिक काल तक गंगा की गाथा भारतीय संस्कृति की सभ्यता की कहानी है। मतलब भारत की संस्कृति की को भी दर्शाती है और सभ्यता को भी दर्शाती है। मैंने भग्नावशेषों और पुराने स्मारकों को और पुरानी मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों को देखा। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा की गुफाओं और दूसरे स्थानों को भी देखा। अब क्या पुराने स्मारकों यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें पुरानी बनी हुई है, जैसे अब ताजमहल को ही ले लीजिए आप, कोई भी है, लाल किला है, कुछ भी है, पुराने स्मारक जो भी थे उस टाइम में, तो उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से देखा और उन पर पुरानी मूर्तियों तथा भित्ति चित्र, उनके ऊपर बनी हुई चित्र जो और या फिर को केवल ऐसी मूर्ति बनी हुई, उन्होंने उनको भी बहुत देखा और उनसे जो भी किताबें, अब उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या हिंदी साहित्य पढ़ा, हिंदी मतलब जो भी इतिहास का जो साहित्य था वो सारा उन्होंने पढ़ा, प्राचीन साहित्य। तो जो भी उन्होंने पढ़ा, तो जगह जगह पे जब वो घूमे तो उनको वही बातें साक्षात, जैसे अब उन्होंने किताब में पढ़ा कि इसकी यह चित्र इस बात को दर्शाता है, तो क्या उनके सामने वही चीज़ आने लगी कि अब उसको जीवांत रूप में देखने लगते थे कि अगर वो कहीं घूमने गए हैं तो उस चित्र को देखा या उस लिपि को देखा तो ऐसा लगता था जैसे कि वो साक्षात उनके सामने है या साक्षात वो समझ रहे हैं उस बात को। मैंने दिल्ली और आगरा में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का हर पत्थर भारत के अतीत की कहानी सुना रहा था। अब जैसे दिल्ली में, आगरा में, दिल्ली में क्या है, मैंने आपको अभी बताया, लाल किला है या कोई और भी ऐसी चीज़ है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उसको प्राचीन साहित्य में पढ़ा और क्या उस जगह पे जब वो गए तो उसे समझने की कोशिश की। और ताजमहल, उस वहाँ गए, उसके पत्थर जो कि पता नहीं क्या क्या कहानी बयां करते हैं, तो वो उन सब बातों को भारत के अतीत की कहानी के रूप में सुना उन्होंने। मैं इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में होने वाले महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हजारों वर्षों से उनके पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के विभिन्न कोनों से आते रहे। अब क्या कुंभ का मेला आपने सुना होगा हर 12 वर्षों में लगता है, तो ऐसे ही वो क्या बता रहे हैं, मैं इलाहाबाद या हरिद्वार के होने वाले महान स्नान कुंभ का मेला जो कि वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हजारों वर्षों के पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के विभिन्न कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले की चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के उल्लेखों की याद आती है। हालांकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे काफ़ी हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो इन लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचकर लाती है। अब गंगा नदी के किनारे ये कुंभ का मेला लगता है, हर 12 साल में लगता है। तो अब कितने टाइम से लग रहा है कुंभ का मेला, पता नहीं कितने टाइम से लग रहा है। तो उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस था वो उसको उन्होंने बताया कि मेला पुराना पड़ गया है, मेले कितने सालों से मेला लग रहा है, मेला का नाम शब्द जो है पुराना पड़ गया है, लेकिन जो उसकी जो चमक धमक है वो आज भी नई की नई लगती है कि लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी प्रसिद्धि को देखकर जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ साथ इन यात्रियों और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि प्रदान की।
अब यह क्या, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ साथ उन्होंने जो अपने जो अध्ययन किया है उसकी जो पृष्ठभूमि के साथ साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत के देखने की अंतर्दृष्टि प्रदान की। यानी कि अतीत की जो भी चीज़ें हैं मेरे अध्ययन ने ही मुझे जो है उनको साक्षात देखने की शक्ति प्रदान की। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर बसी हुई थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। अब उनके जो भी इनके मन में भारत के प्रति प्रश्न थे वो उनकी जो तस्वीर बसी हुई थी वो धीरे धीरे जो है उनको समझने आने लगी। तो क्या कहते हैं वो कि उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। अब जो उन्होंने बातें पढ़ी हैं अपने जो प्राचीन साहित्य जो भी पढ़ा है उन्होंने, उसमें जो जो बातें पढ़ी हैं वो स्पष्ट रूप से उनके सामने जब आ रही हैं तो क्या वो धीरे धीरे उनके मन में सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि ने हजारों ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए थे जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और एकजुट होकर पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें जिंदगी की समझ और जानकारी थी। अब इन्होंने लिखा मेरे पूर्वजों की भूमि में, यानी कि जो उनके पूर्वज थे, तो ऐसे हजारों ऐसे जीते लोग आबाद हो गए थे जो हंसते थे, रोते थे, प्यार करते थे, एकजुट होकर पीड़ा भोगते थे। यहाँ पर क्या एकता को दर्शाया है कि कुछ भी हो जाए वो एकता उनकी नहीं टूटती थी। इन्हीं में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ज़िंदगी की समझ और जानकारी थी। उस एकता में रहने वाले लोग जो कुछ थे तो उन्हें पूरा एक्सपीरियंस था, समझ थी कि ज़िंदगी में आखिर है क्या, हमें करना क्या है, उसकी पूरी समझ और जानकारी थी। इस अतीत के अनगिनत सजीव चित्र मेरे मन में भरे पड़े थे। अब जब भी किसी जगह जाता था तो उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तुरंत मेरे सामने आ खड़ा होता था। अब उन्होंने इतनी किताबें जगह जगह की पढ़ी हैं, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो वो कोई भी किताब होती थी अपने इतिहास से लेकर या फिर किसी और से संबंधित, वो किताब ज़रूर पढ़ते थे। तो ऐसी उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी, अनगिनत किताबें पढ़ी, तो उसके अनगिनत सजीव चित्र उनके मन में भरे पड़े थे। तो किसी भी जगह जाते थे तो क्या उससे संबंधित चित्र उनके मन में तुरंत आ खड़े होते थे। बनारस के निकट सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए साफ देखा। अब क्या सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये क्या नेहरू जी ने देखा, उनके सामने दिया? नहीं, उन्होंने केवल पढ़ा और उन्होंने इस लगनता से पढ़ा कि ऐसा लगा जब वो वहाँ पर गए तो ऐसा लगा कि बुद्ध उनके सामने उपदेश दे रहे हैं, सारनाथ में उनके सामने उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसी उन्होंने अपनी बातें जो एक्सपीरियंस है अपने लाइनों में लिखी हैं कि बनारस के निकट सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए साफ देखा। 2500 वर्ष का लंबा फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द मानो दूर से आती प्रतिध्वनि की भांति मुझे सुनाई पड़े। अशोक के शिलालेख जैसे मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य सम्राट या राजा से महान था। अब इसमें क्या है कि अशोक के शिलालेख किसे कहते हैं? जो कि पत्थर जो होते थे उन पर लिखे लेख जो उनको बोलते थे, तो शिलालेख बोलते थे। अब सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आप लोगों ने और कहानियाँ भी पढ़ी होंगी कई सारी। तो ऐसे ही वो कितना महान था, महान सम्राट था। वो उस ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं, जो शिलालेख हैं उनके पास जो लेख लिखे गए हैं वो सम्राट अशोक के बारे में ऐसे बताते हैं कि वो कितना महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने संपूर्ण साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से वाद विवाद और संवाद कर रहा था। अपने संपूर्ण साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से वाद विवाद संवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की अनेक शाश्वत समस्याओं का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा था। सम्राट जो अशोक जो है वो क्या था, उसमें अपनी प्रजा, अपने साम्राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा वो था, कहेंगे जिसे कि चिंतित रहता था कि मेरी प्रजा में कोई भी किसी को दुख ना हो, कुछ ना हो। तो ऐसे ही अपना वाद विवाद जो है विद्वानों के साथ और जो भी अपना प्रस्ताव जो भी है ऐसे ही रखता रहता था। मतलब कोई किसी भी समय वो ऐसा नहीं रहता था कि अपने प्रजा के प्रति, उसने साम्राज्य के प्रति कुछ ना किया हो। तो ऐसी जिज्ञासु भाव से मनुष्य की अनेक शाश्वत समस्याओं का हल तलाशने की कोशिश कर रहा था।
इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने अनेक उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ मानो धीरे धीरे मेरे मन में खुलती जा रही थी। अब इस इतिहास में इतनी लंबी लाइन, धीरे इतने सारा कुछ पढ़ा है उन्होंने, तो उसके जितने उतार चढ़ाव भी थे, विजय पराजय भी थी, तो उनके धीरे धीरे सामने सारी आती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में एक अजीब सी विलक्षणता नजर आती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक बसी जनता में फैली हुई थी और जिसने उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। अब जोगी परंपरा जो थी, जो भी हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है, वो क्या दूर दूर तक फैली हुई है, तो लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ देती है। तो वही सब उन बातों को कहा कि इतना वो उन्होंने इतिहास को पढ़ रहे हैं कि वो